नमस्कार, साइनिंग सरफेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत किया जाता है। मैं सौरभ सिंह आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हम ये कोशिश करेंगे कि जून के एंड तक में आप लोगों का जो 12th का बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस है, उसको कवर अप करें। फास्ट मोड में थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे, ताकि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो पाए। आप लोग यहाँ पर नए हैं इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों को ये लगे कि ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का 12th का, जिसे हम लोग कहते हैं नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने आपके लिए जो है रिवीजन नोट्स तैयार किया है, तो होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे समझना जरूरी है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको हमें बार बार करना पड़ता है। जो चीज़ एक बार में खत्म नहीं होता, हम उसे बार बार कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किन चीजों का प्रोसेस है? वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली। देखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है कि लोगों के साथ मिल करके इफेक्टिवली काम करना। अब ये इफेक्टिवली क्या होता है, तो बताता हूँ कि काम को जब हम टाइम पर खत्म करते हैं तो उसे इफेक्टिवली कहते हैं। सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किसी काम को 2 घंटे में खत्म करना है, और आप उसको 2 घंटे में एट एनी कॉस्ट, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, आप उसको कंप्लीट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवली। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम वर्क को इफेक्टिवली करते हैं, साथ साथ एफिशिएंटली करते हैं। यानी एफिशिएंटली का मतलब क्या है? एट वेरी लो कॉस्ट। इस बार हम ये नहीं देखेंगे कि मैंने आप लोगों को कहा 2 घंटे में काम करना है तो 2 घंटे में ही कंप्लीट होना चाहिए। वो 2 घंटे में हो 3 घंटे में हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि काम वेरी लो कॉस्ट पे होना चाहिए, काफी सस्ता काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हम काम कहाँ करते हैं? चेंजिंग इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए हमारे को मैनेजमेंट को पढ़ना जरूरी है। मैनेजमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि हमें काम का मैनेजमेंट करना है, ताकि हम, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और जो हम चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वहां पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क को कंप्लीट कर सके। ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, मीनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की। चलिए, तो बढ़ते हैं मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट की तरफ। मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, या मीनिंग ये हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या बताया मैंने, कि कॉन्टिन्यूअसली हमें इसके अंदर वर्क करते रहना पड़ता है। अब उस कॉन्टिन्यूअस वे में हम करते क्या है, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, जिसके अंदर हम 5 चीजें करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये चीजें क्या है, तो बेटा इसके लिए ना चैप्टर्स आपके सेपरेट बने हुए हैं, तो वहां पर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बट एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को देता हूँ। प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं, उसके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया प्रिपेयर करना कि हम उसको कैसे करने वाले हैं। सेकंड चीज है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम उस काम को करने वाले हैं जिसका हमने प्लानिंग किया है, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। ये हमारा सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें जितने लोगों की जरूरत है, यानी जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस दौरान हमें ये पता चलेगा कहाँ पर कितने लोगों की जरूरत है, किस प्रकार से हम काम को करेंगे। तो सभी लोगों को वहां पर स्टाफिंग करना, यानी रिक्रूट करना, उनकी भर्ती करना। उसके बाद बारी आती है डायरेक्टिंग की। अब डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। जैसे कि लीडर्स हैं, लीडर्स क्या करते हैं, अपने जितने भी जूनियर्स हो गए उन सबको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, आपको उस डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के काम गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए। उसके आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्यों कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे बात समझिए।
कि बिना कंट्रोलिंग के ना आपने जो भी प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, वो सब बेकार है। क्यों? आपको ये देखना पड़ेगा कंट्रोलिंग में कि क्या जो आप काम कर रहे हो, क्या वो बेहतर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या जो आप लोगों ने जिस तरीके से डिसाइड किया है, क्या उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये है हमारा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दो बातें और इसके साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात किया था कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि वर्क को टाइम पर कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए कितनी भी लागत लग जाए, हमें उसको नहीं देखना है। हमें बस ये देखना है कि जो हमने गोल डिसाइड किया है वो हमारा ऑन टाइम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपसे कहता हूं कि मंडे तक आप लोगों को 12th का बिजनेस का पूरा चैप्टर पढ़ डालना है। अब आप जिस तरीके से करो बट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिवनेस। अगला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमाइज द रिसोर्सेज। यानी हम अपने जो वर्क है उसको करें बट उसको लो कॉस्ट पे करें। जितना लो कॉस्ट पे करेंगे उतना ही हमारा वो वर्क जो है एफिशिएंट कहलाएगा। तो मीनिंग से हम लोगों ने ये बात समझा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क को जो है हम लोग इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से करते हैं। पढ़ लेते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले बेसिक तो आप जानते ही हो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वर्क को काम पर कंप्लीट करना, एफिशिएंसी का मतलब होता है लो कॉस्ट पे काम करना। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। और जैसे मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ ना बेटा, ये प्रेजेंटेशन भी है, आप इसको पेपर में इस प्रकार से लिख भी सकते हो। सबसे पहले जब आपको पेपर में आ जाए कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आप उसका डेफिनेशन लिखिए दोनों का, उसके बाद उसके जो डिफरेंसेस हैं उसको आप क्लासीफाई कर देंगे। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छे प्रकार से देना है। क्योंकि पेपर जो है आपका, जो आंसर सीट होगा वो खुद बोलना चाहिए। क्योंकि वहां पर आप नहीं होगे बताने के लिए कि सर मैंने ये लिखा है। आपको खुद, आपका जो पेपर है वो खुद बोलना चाहिए कि सर मैंने ये लिखा है, यही पढ़ो भैया, दूसरा चीज ना पढ़ लेना गलती से भी। तो ये आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। चलिए आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मीनिंग हम बात कर लेते हैं। इफेक्टिव, सबसे पहला जो है हमारा इफेक्टिव, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारा पहला पर्पस एक ही रहना चाहिए कि ये वर्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कहता है भाई मिनिमाइज कर दो कॉस्ट को, हमारे को टाइम पर काम करने को प्रायोरिटी नहीं देना है, हमारे को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, प्राथमिकता हमें ये देना है कि जो काम है वो कम से कम कॉस्ट के अंदर खत्म हो जावे। दूसरा चीज, इन सिंपल वर्ड, अगर मैं बात करूं कि इसको सिंपल वे में बोलने की कोशिश करूं मैं, तो इट सिंपली मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। यानी हम जो भी काम करें वो करेक्ट होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हम काम करेंगे, उसके अंदर कोई 19-20 नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलूं कि आपको जो काम मैं सौंपूंगा आपको वही काम करना है, उसी डायरेक्शन में करना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी का, तो ये कहता है इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। यानी फास्ट तो आपको करना है बट कॉस्ट को ध्यान रखना है। आपने ये प्रायोरिटी रखना है कि हम चलो फास्ट तो करेंगे बट हमारा काम जो है मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट के अंदर होना चाहिए। ये पहले दो डिफरेंस हो गए। आइए इसके आगे कुछ डिफरेंस की बात कर लेते थोड़ा सा। चलिए देखिए, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है इफेक्टिवनेस का, टू अचीव रिजल्ट ऑन टाइम। सेम चीज है कि हम जो है, इसका पर्पस क्या होता है कि हम जो भी हमारा काम सौंपा गया है उसको हम ऑन टाइम पर खत्म करें। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ हमारे एफिशिएंसी की, तो वो कहता है परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। यानी हम काम करने वक्त बहुत कम अपना पैसे खर्च करेंगे और बहुत कम एफर्ट खर्च करेंगे। इसलिए बोला जाता है मिनिमाइज द रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स खर्च करो और अच्छा से अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाओ। मेन फोकस, हम मेन फोकस किसके ऊपर करते हैं, यहाँ पर ऑन टाइम पर होता है, यहाँ हमारा कॉस्ट के ऊपर होता है। यानी इफेक्टिवनेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम टाइम के ऊपर बात करते हैं, और जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहां पर हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो होप सो आप लोगों को इनके बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 7 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहा होगा। तो इस चलिए, पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखना बेटा, उनका एक ही फोकस होता है कि हम कैसे भी करके अपने गोल को अचीव करें। उनका सारा जो एफर्ट लगता है वो हमेशा गोल को अचीव करने में लगता है। यानी वो जो गोल डिसाइड करेंगे कि उनको भाई ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करना है, या उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, या उनको ज़्यादा सोशल सर्विस करना है, जो भी वो अपना गोल डिसाइड करेंगे एक कंपनी उन या कोई एक फर्म, तो उनका मेन जो मैनेजमेंट का काम होगा वो पहला काम यही होता है कि वो जो है गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करेंगे वो सारी की सारी एक्टिविटी गोल अचीव करने के लिए होगा। सेकंड की बात करें, मैनेजमेंट एट ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या है बच्चे? मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल्स, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ। यानी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके फॉर्म्स के अंदर, कंपनीज के अंदर काम आने वाली है। ये स्कूल्स के अंदर, आपके गवर्नमेंट जो कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट है, ये छोड़ो, मैं तो आप सिंपल सी बात बताता हूँ। जब आप एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते होगे तो उसके लिए भी आप लोग मैनेजमेंट करते होगे कि भाई फंड क्या है, उस फंड को कैसे यूज करना है, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों के लिए क्या खाने पीने का अरेंजमेंट करना है। तो इस प्रकार से आपका होता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यानी मैनेजमेंट चारों तरफ है, जहां भी हम देखें कोई भी काम हम करते हैं उसमें मैनेजमेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट के बिना करते हो तो उस टाइम पे उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थर्ड हम बात करते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसको हम अलग अलग प्रकार से जो है कंप्लीट करते हैं, अलग अलग तरीके से कंप्लीट करते हैं, अलग अलग लेवल पे कंप्लीट करते हैं। कैसे? देखिए, तो बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम वर्क का भी मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि कोई काम कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? सपोज दैट मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे आप लोगों के लिए, तो इससे पहले मैंने इसका मैनेजमेंट किया होगा कि कैसे मेरे को लिख के समझाना है, कैसे मेरे को आप लोग के लिए नोट्स बनाने हैं। तो इस प्रकार से वर्क का जो है पहले मैनेजमेंट किया था, उसका देखरेख किया था, उसका प्लानिंग किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय पीपल। ये किसके द्वारा किया जाएगा मैनेजमेंट? तो पीपल के द्वारा किया जाएगा। यानी जैसे कि मैं हो गया, मैं आपके लिए यहाँ पर मैनेजमेंट करके सामने लेके आया हूँ। कंपनी के अंदर मैनेजर्स हैं जो कि जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं उनको जो है मैनेज करता है। बर्थडे हो गया, शादी हो गया, तुमने देखा होगा शादी में मोस्टली जो मामा वगैरह होते हैं, मौसा जी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? सारा मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। भाई देखो, किसी को खाना कम ना पड़ जाए, क्या शादी के अंदर सारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, सब कुछ टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो आपकी बात की जा रही है। तीसरा आपका मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। यानी हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बेटा। किसके लिए? हम मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसे ही बोला गया है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। ये हमारे 3 हो गए। चौथे की अगर हम बात कर ले तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। का तो मैंने बार बार आप लोगों से बात किया कि जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता है। यानी ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने मैनेजमेंट किया और फिर मैं रुक जाऊंगा। नहीं, मेरे को अभी किया, आगे भी करना है और आगे करते ही रहना है जब तक कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर काउंट किया जाता है। अगले की बात करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है, देखिए, इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, बट अगर बोलते हैं ना कि एक आइडिया की जगह पर बहुत सारे आइडिया आपको मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सेम एज बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। अकेला व्यक्ति कर सकता है, बट अकेला व्यक्ति उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकता जितना कि हमारा जो है ग्रुप एक्टिविटी कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है ये ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? नॉर्मल सी बात है कि आप कंट्रोलिंग किन का कर रहे हो? सपोज दैट ए का कर रहे हो, बी का कर रहे हो, सी का कर रहे हो, तो डी का कर रहे हो। तो ये सब भी तो पार्ट है ना आपके मैनेजमेंट के। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर है बच्चे? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमने जो चीज फिक्स कर दिया उसी फिक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम करेगा। नहीं, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ चीजें, कंडीशन आपके सामने चेंज होता रहेगा।
कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी नहीं आती रहेंगी, उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर आपको काम करना है। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्या मैनेजमेंट को आप देख पाओगे? नहीं। जब आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर कोई शादी के अंदर बात करते हो या फिर कोई कंपनी की बात करते हो, तो वहाँ जो मैनेजमेंट होता है उसको बस महसूस किया जा सकता है कि भाई हम ये बोल सकते हैं यार बहुत अच्छे तरीके से उसने मैनेज कर लिया था उस कंडीशंस को, यार बहुत अच्छे तरीके से जो है पार्टी हुआ था। यानी हम बस उसको महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते कि भाई कितना मैनेजमेंट हुआ है, क्या मैनेजमेंट हुआ है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 किलो मैनेजमेंट हुआ, 2 किलोमीटर मैनेजमेंट हुआ, ये चीजें नहीं होती है। हम उसको फील कर सकते हैं कि कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, कितना बुरा मैनेजमेंट हुआ। तो इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, जो कि एक दिखाई न देने वाली फोर्स है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, यानी जब हम प्रबंधन करते हैं, तो उस दौरान हम लोगों का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, तो हम वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, बोला गया मैनेजमेंट के जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, या फिर पर्सनल हो सकते हैं। यानी मैनेजमेंट या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा, या तो अपने सोसाइटी के लिए करेगा, या तो किसी एम्प्लॉय के लिए करेगा, जितने भी एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं उनके लिए करेगा। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर में आप लोगों को इसी प्रकार से बनाना है। और जो मैंने ये आप लोगों को फ्लो चार्ट बना करके दिखाया है, आप ये फ्लो चार्ट का जरूर यूज करें पेपर के अंदर। ये प्रेजेंटेशन में आपको काफी अच्छा रहता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं मैनेजमेंट के और क्या क्या है। चलिए हम पहला बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है बच्चे, कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर मैनेजमेंट का क्या काम होता है, किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक फर्म के लिए, किसी एक बिजनेस के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम करता है सर्वाइवल का। यानी उनका मेन पर्पस ये रहता है कि भाई हम कंपनी को इस प्रकार से रन करें, इस प्रकार से लेकर के चले, इस प्रकार से उसको मैनेज करें कि वो लंबे टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे मार्केट के अंदर। तो इसे इसलिए कहते हैं इसको सर्वाइवल, पहला इनका पर्पस रहता है। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। भाई कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फर्म हो, बिना प्रॉफिट के नहीं खोलता है। उसका मेन जो प्रायोरिटी होता है वो प्रॉफिट ही होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फर्म यानी मैनेजमेंट, किसी भाई मैनेजर को तुम रखोगे, क्यों रखोगे, ताकि वो आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट दिला सके। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट का जो सेकंड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी वो हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट की तरफ फोकस करे। तीसरा है भाई ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मुझे अधिक से अधिक ग्रोथ मिले, अधिक से अधिक चीजों को मैं अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सकूं, मैं अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा सकूं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा सकूं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का जो है तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप देखो सबसे पहले बहुत आराम से समझना इसको, इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी लग जाता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा, जो हमारी जो कंपनी है उसका हमारे सोसाइटी की तरफ क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटीज है जो कि हमें अपने सोसाइटी की तरफ परफॉर्म करनी है। कहोगे भैया हम क्यों अपने सोसाइटी के लिए फोकस करें, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोगों ने लॉकडाउन में सुना होगा कि जो टाटा एंड ग्रुप्स ने जो है करीब 1,000 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तो ये सब चीजें क्या है, वो क्यों कर रही है ऐसा। क्या वो 1,000 करोड़ रुपए अपना जो है, क्या वो 1,000 करोड़ रुपीज अपने पास नहीं रख सकती थी जो पब्लिक के लिए डोनेट करना चाह रही है। तो बिल्कुल रख सकती थी, बट बेटा उनका ये ड्यूटी है कि जिस सोसाइटी से आप पैसा कमाते हो, जिस सोसाइटी के लोगों से आप पैसा कमाते हो, जैसे इंडिया हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो जहां से पैसा कमाता है उसकी ड्यूटी है भाई कि वो अपने सोसाइटी के लिए काम करे। क्योंकि आपके पास जो भी इम्प्लॉय आ रहे हैं,
जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो वो सारा कहाँ से यूज कर रहे हो, सोसाइटी का ही तो यूज कर रहे हो ना, सोसाइटी का ही तो एम्प्लॉय आप ले रहे हो, सोसाइटी का ही तो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना अपने एम्प्लॉयज के प्रति, अपने जो रिसोर्स आपने यूज किया उसके प्रति, कि भाई आप उनके लिए भी तो कुछ काम करो। तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव बनता है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए या फिर अपने मैनेजर्स के लिए या फिर हम अपने कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके लिए, इनके लिए हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए हम लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग हमारे ऊपर होता है। तो इसमें देखो क्या बोला गया कि जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरीज, यानी हम अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा सैलरी दे, उनको एक सेफ्टी इन्वायरमेंट दे, उनको ये रहे कि भैया आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। आप किसी भी एम्प्लॉय को बार बार चेंज करोगे तो उसके मन में एक बात रहता है कि भाई हमारा कंपनी के अंदर, मेरे कंपनी के अंदर मेरी जो है पोजीशन वो फिक्स नहीं है। फिर जब उनको आप सेफ्टी का भरोसा दोगे तो उनको हौसला मजबूत होता है, वो आपके कंपनी में और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। उनको एक और सेफ्टी का एनवायरनमेंट दो, यानी वो कौन सा सेफ्टी, आप उनको फिजिकल सेफ्टी, जैसे कि सपोज दैट मान लो काम कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट दो जहां पर ऐसा ना हो कि उनको कई कोई हादसा हो जाए उनके साथ। तो इन सब की सेफ्टी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए बोला जाता है, यानी आपका मतलब है कि कंपनी का होता है, इसलिए कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं उनका फोकस पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ भी रहता है। इस प्रकार से हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेटा देखो 5 इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है आप लोग का अचीविंग ग्रुप गोल्स, दूसरा है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, चौथा है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पांचवा है इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं जरा। देखिए पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी जब हम कोई भी चीज, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना गोल डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को मैनेजमेंट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट हमारे को एफिशिएंसी सिखाता है, इफेक्टिवनेस सिखाता है, मैनेजमेंट हमें एफिशिएंसी सिखाता है, इफेक्टिवनेस सिखाता है, मैनेजमेंट हमें कोऑर्डिनेशन सिखाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हम किसी भी काम को आसानी से, जल्दी से और एक दूसरे के सहयोग से अचीव कर सकते हैं। तो पहला जो होता है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। सेकंड है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब है कि हम किसी भी काम को जब कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे, सहयोग की भावना से करेंगे, तो वो काम जो है कम से कम रिसोर्स खर्च होगा, कम कॉस्ट लगेगा हमारा, और काम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे पास बढ़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है इंक्रीज एफिशिएंसी। तीसरा है हमारा क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करना। तो कोई भी कंपनी चाहती है भाई मेरे पास कोई भी कंडीशन आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपका मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट आपके सर्वाइवल में हेल्प करता है, मैनेजमेंट आपके ग्रोथ में हेल्प करता है, मैनेजमेंट आपके कॉम्पिटिटिव एजेस, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनसे भी आपको सेव करता है। क्योंकि हर एक मिनट पे, हर एक दिन कोई ना कोई नया पॉलिसी बनता रहेगा दूसरे कंपनी के द्वारा। जब आपका मैनेजमेंट आपके साथ होगा, जो आपका कंट्रोलिंग कर रहा होगा, तो आपको उन सब चीजों से बचाएगा, सेफ रखेगा और नए नए तरीके से आपके पॉलिसीज लॉन्च करेगा। आपके जूनियर जो अब आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको गाइड करेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। चौथा हम बात करें तो मैनेजमेंट, सॉरी, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो हर एक इंसान चाहता है कि भाई उसका ग्रोथ हो, उसका जो है सेफ एक इन्वायरमेंट मिले। तो उस टाइम पे जो एक लीडर होता है, जो एक मेन लीडर होता है जिसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, वो आपको मोटिवेट करता है चीजों को लेकर के। जिसके हेल्प से क्या होता है कि आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव लेके गए हो कि आपको एक ऊंचा पोस्ट लेना है, आपको अच्छा सैलरी लेना है, आपको जो है एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तो ये सब भी चीजों में अचीव करवाने में आपका जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया होगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसका एक पर्पस ये भी रहता है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि वो जो है अपने सोसाइटी का हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका रिसोर्स यूज करते हो, आप उसके एम्प्लॉयज यूज कर सकते हो। एम्प्लॉयज का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स से, यानी जो लोग हैं वहाँ के।
जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वकील हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए वहाँ के, तो इन सबको हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा काम ये होता है हम अपने सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करें, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, जैसे चैरिटी करें, जैसे स्कूल्स वगैरह के लिए हेल्प करें, जैसे कोई आपदा आता है हमारे इकोनॉमी में, जैसे अभी लॉकडाउन में ही हुआ था, तो उस टाइम पे अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग कंपनियाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और सपोर्ट करती है अपने इकोनॉमी को। तो इस प्रकार से ये सारे थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर आप लोगों का मैं कवर कर देता हूँ, यहीं पर आप लोगों का एंड करता हूँ। अगली क्लास में मैं आप लोगों का इसी यूनिट से रिलेटेड जो बाकी कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, वो लेके आऊँगा। और साथ-साथ अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाइए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए-नए यूज़फुल वीडियोज़ सामने लेके आया करेंगे। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, तब बात है, एन्जॉय योर लाइफ।